नमस्कार, गुड इवनिंग सभी को। जैसा कि आप सबको पता है, भारत सरकार द्वारा एक बहुत ही अच्छा कदम कल उठाया गया, जिसमें भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तानियों के जो 9 ठिकानों पर हमला किया है, ये एक भारत की तरफ से रिवेंज था उस दिन का, जब जम्मू कश्मीर में भारत के बिल्कुल 43 व्यक्ति, जो उनका किसी प्रकार का कोई निर्दोष थे, किसी प्रकार का कोई दोष नहीं था, 43 व्यक्ति जो शहीद हुए थे, उनका एक बदला था। वो भारत सरकार और हम सबके लिए गौरव की बात है। हम सभी को इसके लिए बहुत बहुत गौरव है और हम भारत सरकार को शुभकामनाएं और बधाइयाँ देना चाहेंगे। अगर आगे भी ऐसी कभी भारत को पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है, भारत को ऐसी ज़रूरतें पड़ती है, तो हम पाकिस्तान को मुँह तोड़ जवाब देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं अपनी क्लास से पहले सभी को बधाइयाँ देना चाहूँगा और मैं ये भी चाहूँगा कि उन शहीदों की आत्माओं को जरूर शांति मिली होगी, क्योंकि भारत ने अपना पूरा बदला ले लिया है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। कल हमने हमारी क्लास में लास्ट जो सन पढ़ा था वो पढ़ा था 1904। 1904 में हमने देखा था कि भारतीय कृषि बोर्ड की स्थापना हुई थी। भारतीय कृषि बोर्ड की स्थापना हुई थी। आप ये चीज़ और ध्यान रखना उसके अंदर कि भारतीय जो कृषि बोर्ड बना था, किसकी लीडरशिप में बना था, अर्थात किसके नेतृत्व में बना था? वो नेतृत्व था उस समय के जो वायसराय थे, लॉर्ड कर्जन। भारतीय जो कृषि बोर्ड था वो किसके नेतृत्व में बना था? वायसराय लॉर्ड कर्जन। अगर आपने नहीं लिखा था तो उसमें नोट कर लीजिएगा, किसके नेतृत्व में भारतीय कृषि बोर्ड बना था? लॉर्ड कर्जन, वायसराय लॉर्ड कर्जन। अच्छा, इसी ने आगे सजेशन दिए और कुछ सुझाव दिए, तो भारत में एक इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई। वो इंस्टीट्यूट था IARI। हम देख लेते हैं 1905 में IARI की स्थापना हुई। IARI, ये IARI के बारे में हम पूरी डिटेल पढ़ेंगे। आज का लेक्चर हमारा IARI से रिलेटेड होगा, कंप्लीट लेक्चर जो भी लेक्चर होगा। तो हम देखते हैं IARI क्या है। 1905 में इसकी स्थापना हुई। इसका पूरा नाम है इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। यहाँ पर ध्यान रखने योग्य एक बात है, मैंने यहाँ पर एग्रीकल्चर नहीं लिखा है, एग्रीकल्चरल लिखा है। क्वेश्चन पूछा जाता है IARI की फुल फॉर्म क्या है, और वहां पर एक ऑप्शन ये भी दिया होता है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, और दूसरा ऑप्शन ये भी दिया होता है इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो राइट होगा ये, एग्रीकल्चर नहीं है, एग्रीकल्चरल है। हालांकि दोनों शब्दों का अर्थ हिंदी में कृषि होता है, परंतु इंग्लिश में वहां पर फुल फॉर्म पूछी जाएगी और वहां पर एग्रीकल्चरल को आपको टिक करना है। तो ये चीज ध्यान रखनी है आपको। इसका पूरा नाम क्या है? इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। परंतु IARI क्या शुरू से यही नाम था IARI का? नहीं, ये नाम तो अभी इसका वर्तमान नाम है। अब हम इसकी पूरी पृष्ठभूमि देखते हैं कि कैसे क्या इसकी स्थापना हुई, क्यों इसकी स्थापना हुई, क्या इसके कार्य थे, इन सबके बारे में हम डिटेल से देखते हैं। देखो, तो इसकी स्थापना हुई 1905 में। इसकी स्थापना कब हुई? 1905 में बिहार की दरभंगा जिले की गंडक नदी के किनारे इसकी स्थापना हुई। बिहार की दरभंगा जिले की गंडक नदी के किनारे इसकी स्थापना हुई, और इसको उस समय फिप्स प्रयोगशाला भी कहा जाता था। अच्छा, फिप्स प्रयोगशाला क्यों कहा जाता था, मैं आपको बताने जा रहा हूँ अब। क्योंकि इसकी स्थापना में एक अमेरिका के समाज सेवक व्यक्ति थे, एक भामाशाह थे, उन्होंने हेनरी फिप्स, उनका नाम था हेनरी फिप्स। हेनरी फिप्स ने इसमें 30,000 पाउंड का दान किया था। उन्होंने 30,000 पाउंड की आर्थिक सहायता दी थी उस समय 30,000 पाउंड की आर्थिक सहायता दी थी, तथा इस कारण इन्हीं के नाम से, अब इनका नाम फिप्स था, हेनरी फिप्स था पूरा नाम तो, पर इनको फिप्स के नाम से भी जाना जाता था। तो तथा इस कारण इन्हीं के नाम पर इस जगह का नाम क्या रखा गया? पूसा रखा गया, और इसको फिप्स प्रयोगशाला कहा गया क्योंकि फिप्स ने इसके लिए कितने पैसे दान में दिए थे? 30,000 पाउंड। देखो, 30,000 पाउंड बहुत ज्यादा होते हैं। अभी वर्तमान में अगर हम 1 पाउंड की कीमत पता लगाते हैं, तो वर्तमान में 1 पाउंड की कीमत 113 रुपये और 16 पैसे होती है। 1 पाउंड भारत के 113 रुपये और 16 पैसे के बराबर होता है। तो ये चीज भी हम सबको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसको, इस जगह का नाम पूसा, और जहां पर इसकी स्थापना हुई थी, इस इंस्टीट्यूट की स्थापना फिप्स प्रयोगशाला की, इस जगह के, इसके आसपास के क्षेत्र को ही पूसा के नाम से जाना जाने लगा। अच्छा, इस पूसा शब्द का अर्थ क्या था, आगे देखते हैं हम। इस पूसा शब्द का जो अर्थ निकल कर आता था हमारे सामने, क्या था? फिप्स ऑफ USA। ये जो व्यक्ति था फिप्स, हेनरी फिप्स, ये कहां से था, कहां से बिलोंग करता था? USA से। और ये USA यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, अमेरिका का पूरा नाम है USA, तो ये अमेरिका से बिलोंग करता था और इसका नाम फिप्स था। तो पूसा जो शब्द बना, इसका फिप्स का तो P लिया गया और USA पूरा लिया गया, तो ये पूसा जो शब्द है फिप्स ऑफ USA से लिया गया है, ये ध्यान रखना। इसलिए इस क्षेत्र को ही
ये जो जहाँ पर ये इंस्टीट्यूट उस समय बना था, इसके आसपास के क्षेत्र और इस क्षेत्र को किस नाम से जाना जाने लगा? पूसा के नाम से जाना जाने लगा। अच्छा, ये जो इंस्टीट्यूट बना इसका कार्य क्या था? अब हम देखते हैं इसका कार्य क्या था। इसके दो कार्य हुआ करते थे। IARI के उस समय दो कार्य हुआ करते थे। उस समय क्या कार्य था? पहला कार्य तो था इसका कृषि के क्षेत्र में रिसर्च करना, क्योंकि कृषि बोर्ड ने ये स्थापित किया था, उसकी राय पर ये स्थापित हुआ था। तो कृषि के क्षेत्र में कुछ नई रिसर्च करना, नई किस्में बनाना, ये इसका काम हुआ करता था। अभी भी आप कई सारी फसलों की किस्में देखते हो ना, पूसा, पूसा 2, पूसा 4, पूसा 601, ऐसी बहुत सारी, पूसा 902, ऐसी बहुत सारी किस्में हैं। तो ये IARI निकालता है। जितनी भी किस्मों के पीछे, ध्यान रखना, जितनी भी किस्मों के आगे पूसा लगा होता है वो कहाँ से निकलती है? IARI से निकलती है, सीधी सी पहचान है। और भी बहुत सारी ट्रिक्स है, जैसे कि IIHR, इंडियन हॉर्टिकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, IHR, ये जो निकालता है इसकी किस्मों के आगे अर्का लगा होता है। IIHR हेसरगट्टा बेंगलोर के अंदर है। ये जो किस्में निकालता है उसके आगे अर्का लगा होता है। तो ये ध्यान रखना, जो IARI किस्में निकालता है उसके आगे पूसा लगा होता है। आगे हम डिटेल से बात करेंगे, अभी के लिए साधारण जानकारी है। तो इसके दो कार्य होते हैं। पहला काम तो रिसर्च करना होता है और दूसरा काम होता है ये कॉलेज टाइप में भी है, यानी बच्चों को शिक्षा देने का काम भी करता है। उच्च शिक्षा, 12th के बाद में जो शिक्षाएं होती है कृषि के क्षेत्र में, जैसे कि BSc वगैरह, MSc वगैरह, PhD वगैरह, ये सारी शिक्षाएं देने का काम भी कौन करता है? IARI करता है, यानी डिग्री भी प्रदान करता है। ये वर्ष जिस समय इसकी स्थापना हुई उस समय इसमें देखो, जो BSc होती है, आप जब कभी फ्यूचर में BSc कर रहे हो या करोगे तो आपको BSc के अंदर कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट लेने पड़ते हैं। वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट इसमें, वो ये IARI के अंदर उस समय 5 सब्जेक्ट इसमें हुआ करते थे। कि कौन कौन से 5 सब्जेक्ट थे? वर्ष 1905 में यहाँ कुल 5 विषयों को पढ़ाया जाने लगा। पहला जो सब्जेक्ट था पशु प्रजनन, पशुओं का प्रजनन संबंधी जो सब्जेक्ट था, पहला विषय था। दूसरा जो सब्जेक्ट था कृषि विज्ञान, ये कृषि विज्ञान के अंदर भी क्या कराने लगा? बच्चों को शिक्षा देने लगा। तीसरा यहाँ पर केमिस्ट्री भी था, रसायन शास्त्र भी था, यहाँ पर वनस्पति शास्त्र भी था, कहने का मतलब बॉटनी भी था। ये बॉटनी में भी डिग्रियां देने लगा बच्चों को। माइक्रोबायोलॉजी के सूक्ष्म जीव विज्ञान भी था, यहाँ पर सूक्ष्म जीव विज्ञान भी था। इसके अलावा 1907 में एक बहुत ही कदम उठाया गया, इसमें बहुत अच्छा कदम उठाया गया। 1907 से यहाँ पर जीवाणु विज्ञान यानी बैक्टीरियोलॉजी और पढ़ाया जाने लगा, यानी एक सब्जेक्ट। पहले जो शुरुआत में 5 सब्जेक्ट थे, अब यहाँ पर एक और सब्जेक्ट जोड़ दिया गया। यहाँ पर एक और सब्जेक्ट पढ़ने वाले विद्यार्थी भी अध्ययन कर सकते थे। वो सब्जेक्ट कौन सा था? बैक्टीरियोलॉजी या जीवाणु विज्ञान, ये ध्यान रखना। तो टोटल अब कितने सब्जेक्ट इसमें, वर्तमान में कितने सब्जेक्ट हैं? लगभग 6 सब्जेक्ट है, ये ध्यान रखना। प्रारंभ में जब ये बनाई था तो क्या इसका नाम तब से ही ये था क्या? IARI नहीं। जब ये बना था तो इसको एक तो साधारण तौर पर लोग इसको किप्स प्रयोगशाला के नाम से जानते थे, और इसका एक आधिकारिक नाम भी था। वो आधिकारिक नाम क्या था? प्रारंभ में इसे ARI या ARS के नाम से जाना जाता था। ARI का मतलब एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, कृषि अनुसंधान संस्थान, क्योंकि शुरुआत में इसका जो कार्य था सिर्फ रिसर्च करना था। और इसको ARS के नाम से भी जाना जाता था। ARS मतलब एग्रीकल्चर रिसर्च स्टेशन। ये एक रिसर्च करने के लिए ही बनाया गया था। इसका शुरुआत में उद्देश्य ये नहीं था कि बच्चों को शिक्षा देना है। बाद में इसमें ये कार्य भी जोड़ा गया कि डिग्री प्रदान करना, यानी इसको कॉलेज के रूप में भी डेवलप किया गया, इसको यूनिवर्सिटी के रूप में भी डेवलपमेंट किया गया। वर्तमान में IARI डीम्ड यूनिवर्सिटीज के अंदर आता है। हमारी जो 4 डीम्ड यूनिवर्सिटीज है उसके अंदर हमारा एक डीम्ड यूनिवर्सिटी IARI भी है। आगे हम इसके बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों अब हम हमारी सेकंड स्लाइड पे आते हैं। फर्स्ट स्लाइड में हमने IARI के कुछ बातों के बारे में बात किया था। अब नेक्स्ट स्लाइड में ये भी IARI के बारे में ही रहने वाली है, तो इसके बारे में बात करते हैं। देखो, हमने पहले पढ़ा था कि IARI का जो पुराना नाम क्या हुआ करता था, ARS या ARI। ये नाम भी 1911 में बदला। 1911 में इसका नाम क्या रख दिया गया? ARI से बदलकर IIAR। ध्यान से देखना, क्या रखा गया 1911 के अंदर? IIAR रखा गया। IIAR रखा गया। इसका जो IIAR की फुल फॉर्म होती थी, ये ध्यान रखना, इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। क्या होती थी इसकी? IIAR की फुल फॉर्म इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च रखा गया। 1919 में फिर इसका नाम बदला गया। देखो, 1919 के अंदर इसका फिर नाम बदला गया, और इसका नाम शॉर्ट में तो अभी जैसा दिख रहा है वैसा हो गया, IARI, पर उसका मतलब कुछ अलग था। उसका जो फर्स्ट वर्ड था आई, उसका मतलब इंडियन नहीं था,
इंपेरियल था। IIAR से इसका नाम बदल कर क्या रखा गया, IARI, इंपेरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट रखा गया। फिर देखो 1919 के बदलाव के बाद में 15 जनवरी 1934 को एक बहुत बड़ी घटना हुई। बिहार के अंदर एक बहुत बड़ा प्राकृतिक आपदा भूकंप आई। बिहार के अंदर एक बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदा भूकंप के रूप में आई, और जिससे जो इसका पूरा इंस्टीट्यूट था, पूरा इंस्टीट्यूट क्या हो गया, तबाह हो गया, ध्वस्त हो गया, पूरा इंस्टीट्यूट खत्म हो गया, पूरी तरह पूरा इंस्टीट्यूट खत्म हो गया। तो उन 2 साल के बाद, लगभग 2 वर्ष के बाद में 29 जुलाई 1936 में इसको कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया, भारत की राजधानी दिल्ली स्थानांतरित कर दिया। क्योंकि इस समय जो ब्रिटिश शासन ने राजधानी दिल्ली को बना लिया था, तो अब जो भी बड़े कार्यालय आने थे वो राजधानी में आने थे। तो इस समय कहाँ पर आ गया, अब IRI को भी कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया, दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया गया। डेट जरूर ध्यान रखना, 29 जुलाई 1936 को इसे दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया, और दिल्ली के टोडापुरा में स्थापित किया गया। दिल्ली के अंदर एक एरिया पड़ता है, एक जगह पड़ती है टोडापुरा, वहां पर इसे स्थानांतरित कर दिया गया। परंतु बाद में जब ये इतना बड़ा इंस्टीट्यूट उस जगह स्थानांतरित किया गया जिसे पहले से ही हम पूसा के नाम से जानते हैं, तो उस एरिया को भी पूसा के नाम से जाना जाने लगा। उसको कोई नहीं कहता था कि ये टोडापुरा है, यानी वहां पर एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट हो गया, उसको ऑलरेडी पूसा के नाम से जानते हैं, तो उस पूरे एरिया का नाम ही पूसा रख दिया गया। तो वर्तमान में टोडापुरा क्षेत्र को भी पूसा के नाम से ही जाना जाता है, ये ध्यान रखना। तो दोस्तों ये हमारा जो IRI के बारे में अभी जो जनरल बातें हैं, इसके अंदर ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार कंफ्यूजन क्रिएट किया है, और बहुत सारी किताबों में ये डेट भी बहुत कंफ्यूजिंग मिलती है। कुछ किताबों में इस डेट को अलग दिया है, पर ये IRI की बिल्कुल जो ऑथेंटिक वेबसाइट है वहाँ से ली गई है, तो अब बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। अगर इसको नहीं भी मानेंगे तो रीट लगा सकते हैं, वहाँ पर पेपर के अंदर अपन रीट लगा सकते हैं, क्योंकि IRI की वेबसाइट के पर यही डेट दे रखी है। हम नेक्स्ट देखते हैं फिर IRI में से इंपेरियल, IRI में से जो इंपेरियल शब्द था वो कब उठा, 1947 में। आपको पता है कि 1947 के अंदर लगभग भारत आज़ाद हो गया था, और उस समय हम अब अपने संस्थानों के अपने हिसाब से नाम रख सकते थे। तो हमने इंपेरियल से हटाकर वहाँ पर क्या नाम रख दिया, इंडियन रख दिया, और अब इसका नाम क्या हो गया, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो वर्तमान में भी इसका नाम है IRI का, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये 1947 में हमारे सामने आया। 1958 के अंदर एक घटना हुई हमारे सामने। 1958 के अंदर इसको UGC, जो किसी भी संस्थान को कॉलेज बनने की मान्यता प्रदान करता है, कोई भी संस्थान अगर उच्च शिक्षा के बाद में कॉलेज बनना चाहता है, मान्यता लेना चाहता है, तो उसको अप्रूवल कौन करता है, UGC। तो उसको UGC के तहत क्या कर दिया गया, डीम्ड विश्वविद्यालय की मान्यता या दर्जा दे दिया गया। डीम्ड विश्वविद्यालय की, तो डीम्ड विश्वविद्यालय का मतलब क्या होता है, देखो विश्वविद्यालय और भी है, परंतु डीम्ड विश्वविद्यालय ऐसे हैं जिनके अंदर खुद का सिलेबस होता है, खुद के रूल्स होते हैं, यानी वो गवर्नमेंट का कोई रूल्स उनके अंदर इंक्लूड नहीं होता, वो अपने रूल्स अपने हिसाब से बनाती है, उनका खुद का पर्सनल सिलेबस होता है, यानी ये गवर्नमेंट के रूल्स को फॉलो नहीं करती, गवर्नमेंट सिलेबस को फॉलो नहीं करती, इनके अपने ही रूल एंड रेगुलेशन होते हैं, और इनका अलग ही सिलेबस होता है। वर्तमान में 4 डीम्ड विश्वविद्यालय हैं, उनमें से हमारा एक IRI भी है। तो इसको डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा कब मिला, 1958 में। कब मिला यह भी ध्यान रखना, 1958 में। किसने दिया, UGC अधिनियम या UGC एक्ट के तहत मिला था, ये ध्यान रखना। IRI के जो प्रथम निदेशक थे, IRI के जो हमारे प्रथम निदेशक बने वो कौन थे, B विश्वनाथ। कौन थे, B विश्वनाथ। ये कब बने थे, 1936 में। 1936 में जब ये दिल्ली स्थानांतरित हुआ था, तभी B विश्वनाथ यहाँ के क्या बने थे, प्रथम निदेशक बने थे। फिर उसके बाद में हम देखते हैं कि IRI के वर्तमान निदेशक कौन है, ये हाल ही में बनाया गया है, इनको डॉक्टर श्रीनिवास राव। देखो बहुत, मैं किसी कोचिंग या संस्थान का नाम नहीं लेना चाहूँगा, पर बहुत सारे कोचिंग संस्थानों के अंदर ये पुराना नाम ही पढ़ाया जा रहा है। हाल ही में ये भी चेंज हो चुके हैं 2024 के अंदर। इनके जो वर्तमान निदेशक हैं कौन है, डॉक्टर श्रीनिवास राव, यानी सी का मतलब है यहाँ पर है चेरू कुमल्ली श्रीनिवास राव। ये तेलुगु तमिलनाडु से हैं, तो इनका नाम भी उसी मतलब साउथ जैसा ये नाम है, तो ये ध्यान रखना। अभी के वर्तमान के निदेशक कौन है, डॉक्टर श्रीनिवास राव वर्तमान के निदेशक है। इनके जस्ट पहले कौन थे, IRI के पूर्व निदेशक कौन थे, डॉक्टर AK सिंह, या AK सिंह इनका पूरा नाम था अजय कुमार सिंह। कहीं जगह यही पढ़ाया जा रहा है, तो ध्यान रखना। अभी ये भी चेंज हो चुके हैं, कौन है वर्तमान, डॉक्टर श्रीनिवास राव, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो
IRI के है, ये IRI इसकी मेन ब्रांच तो कहाँ पर है, हमारे दिल्ली के अंदर, परंतु इसके 8 क्षेत्रीय कार्यालय यानी हेडक्वार्टर्स भी है। अलग अलग राज्यों में इसके 8 कार्यालय भी, 8 क्षेत्रीय कार्यालय भी है। ये भी अपने को ध्यान रखना है। IRI को एक चीज़ और ध्यान रखना है, भारत सरकार एक सर्वे करवाती है। उस सर्वे का नाम है हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क। ये हर साल भारत सरकार एक सर्वे करवाती है, जिसके अंदर भारत में जितने भी बड़े बड़े संस्थान है, बड़े छोटे जितने भी संस्थान हैं, उनको रैंक दी जाती है कि कौन कितना अच्छा वर्क कर रहा है अपने कार्य के लिए, कौन कितना समर्पित है, उसके हिसाब से एक रैंक दी जाती है। तो भारत सरकार द्वारा जो ये योजना थी, इस योजना का नाम मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF 2024 के अनुसार, NIRF 2024 के अनुसार IRI को फर्स्ट रैंक मिली है। भारत में जितने भी इंस्टीट्यूट संचालित है, वो एग्रीकल्चर से संबंधित हो या ना हो, जितने भी साइंस से संबंधित या एग्रीकल्चर से संबंधित जितने भी इंस्टीट्यूट हैं, उनमें फर्स्ट रैंक अपनी IRI की आई है। फर्स्ट रैंक आई है IRI, ये भी ध्यान रखना है, करंट का क्वेश्चन बनता है यहाँ से। फर्स्ट रैंक हमारी IRI रखता है। तो ये इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। और बाकी लेक्चर, हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर रहने वाला है वो कुछ आगे बढ़ेंगे। हम 1900 कहाँ तक आ चुके हैं, 1934 तक हम आ चुके हैं। इसके बीच में कुछ चीज़ें और घटित हुई, उनके बारे में भी अध्ययन करेंगे। तो मेरा ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों से यही करना है कि आप बिल्कुल शिक्षा से जुड़े रहें, और कम से कम आप खुद के लिए नहीं तो अपने माता पिता के लिए ज़रूर पढ़ें, क्योंकि उन्होंने आपसे बहुत सारी उम्मीदें लगाए बैठे हैं। वो अपने सपने छोड़कर आपके ऊपर समर्पित है पूरी तरह से। तो आपको उनके सपनों पर खरा उतरना है। तो प्लीज़ आप जितना समय हो सकता है उतना समय स्टडी को दें। आपका जो अभी ये इस अवस्था में है, आपको शिक्षा को सबसे ज़्यादा समय देने की आवश्यकता है। ये आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। मैं कहना चाहूँगा कि वक्त की ये ज़रूरत समझ लो, वक्त की ये ज़रूरत समझ लो। बिना पढ़े अब गुजारा नहीं है, बिना पढ़े अब गुजारा नहीं है। ना कोई रहनुमा और न हुकूमत, कोई भी अब तुम्हारा नहीं है। तुम पढ़ो और पढ़कर लिखो सब, तुम पढ़ो और पढ़कर लिखो सब, वरना तारीख बदली मिलेगी। अब कलम और कागज़ से बेहतर दूसरा कोई चारा नहीं है। तो ध्यान से आप लोगों को उसमें ये इतना ही करना चाहूँगा कि जितना भी समय आपको मिलता है उसका मैक्सिमम उपयोग आप पढ़ने में उपयोग करें, और पढ़ाई से संबंधित चीज़ों में ही अपना टाइम स्पेंड करें। क्योंकि अभी जो ये मैं इसी लेक्चर से रिलेटेड बात करना चाहूँ तो अभी जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की वैकेंसी आई हुई है, इसका पेपर 8 मार्च 2026 को लगने वाला है। अब क्या पता वैकेंसी कब आए, हो सकता है 4-5 साल का वक्त भी लग जाए, क्योंकि ये पिछले 3 सालों में 2 बार आ चुकी है वैकेंसी। अभी हाल ही में 2023 वाली वैकेंसी समाप्त हुई थी 2024 के अंदर, और जस्ट वैकेंसी निकल गई है। तो हो सकता है अगली वैकेंसी 2029-30 के आसपास आपको देखने को मिले, और अच्छी खासे पदों पर ये वैकेंसी आने वाली है। 1000+ पद रहने वाले हैं। तो आपको पूरी तरह इसमें लग जाना चाहिए। जो बच्चे इसके लिए एलिजिबल हैं, यानी 18 वर्ष के आसपास जो बच्चे होने वाले हैं, वो सब इसकी तैयारी कर सकते हैं। और जो बच्चे हमारे जेट ICAR इनकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनमें भी एग्रीकल्चर हमारा बहुत ज़्यादा पार्ट रखता है। तो उसके लिए भी एग्रीकल्चर कंप्लीट, मैं ये कहता हूँ कि मैं आपके सारे एग्जाम जिनमें भी एग्रीकल्चर आता है, BSc लेवल के सारे एग्जाम में इसमें कवर करा दूंगा। एग्रीकल्चर में मेरे बताए हुए यहाँ पर जो मैं कंटेंट बताता हूँ, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत होकर जेट ICAR BHU और अपने एग्रीकल्चर सुपरवाइजर AO की तैयारी यहाँ से कर सकते हैं। एग्रीकल्चर के लिए मेरे पर पूरी तरह आप निर्धारित रह सकते हैं, निर्भर रह सकते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना। आप प्रयास करोगे तो हो सकता है 1-2 दिन में आपकी आदत नहीं बने, पर धीरे धीरे आपकी आदत बन जाएगी। कि कहते हैं ना वो, एक दिन में नहीं, पर एक दिन जरूर तुम जो भी चाहते हो वो बन जाओगे। पर उसके लिए आपका एक मजबूत इरादा होना चाहिए, आपकी एक मजबूत सोच होनी चाहिए। देखो, लक्ष्य पर आपको अड़िग रहना है। समस्याएं आएगी, परिस्थितियां भी आपके पास हो सकता है विपरीत आए, पारिवारिक परिस्थितियां, आर्थिक परिस्थितियां, ये भी विपरीत आए, परंतु आपको अपने लक्ष्य पर अड़िग रहना है। अगर कोई चीज़ आपको भटका रही है तो आपको अपने लक्ष्य को प्राथमिकता देना है, क्योंकि ये अभी आपकी एज भी ऐसी है कि आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो भटका सकती है। तो आपको वहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ करना है। वो कॉम्प्रोमाइज़ क्या करना है, अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ना है उस जगह। तो ये चीज़ें ध्यान रखना। मैं इतना ही आपको कहना चाहूँगा। बाकी आप सब मैच्योर हो, सब समझदार हो। बाकी हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बात करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कुछ चीज़ें होंगी, और उसके साथ साथ हम ICAR के ऊपर भी आएंगे धीरे धीरे। तो सभी को थैंक यू, धन्यवाद। ओके।